हाथ लगे हैं राजू कुमार लोको पायलट के तैयार किए हुए कुछ नोट्स। हाँ, और ये कोई आम नोट्स नहीं है, ये मल्टीपल चॉइस सवालों का एक पूरा सेट है जो सीधे भारतीय रेलवे के एसी कोच की टेक्नोलॉजी के दिल में उतरता है। बिल्कुल, तो आज का हमारा मिशन है इन नोट्स के प्रश्न संख्या 40 तक की एक एक परत को खोलना। हम हर सवाल, उसके ऑप्शन और सही जवाब को समझेंगे। चलिए इस नक्शे पर पहला कदम रखते हैं। पहला सेक्शन है कोच की पहचान और उसके डायमेंशंस पर। राजू जी का पहला सवाल बहुत ही बेसिक है। प्रश्न 1, LHB का पूर्ण रूप क्या है? इसके विकल्प हैं ए लोअर हैवी बोगी, बी लिंक हॉफमैन बुश, सी लो हाइट बोगी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी लिंक हॉफमैन बुश। लिंक हॉफमैन बुश, ये तो किसी कंपनी का नाम लग रहा है। जी बिल्कुल, ये कोई तकनीकी शब्द नहीं है बल्कि उस जर्मन कंपनी का नाम है जिसने इन कोचों को डिजाइन किया था। तो ये नाम ही एक तरह से इसकी इंजीनियरिंग विरासत की कहानी कहता है। अच्छा, तो मतलब ये कोच डिजाइन से जर्मन है? हाँ, भारत ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया और फिर यहीं बनाना शुरू कर दिया। तो कह सकते हैं कि डिजाइन जर्मन है पर दिल से ये पूरी तरह भारतीय है। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। अच्छा, जब हम इन पर सफर करते हैं तो एक बात तो साफ महसूस होती है कि ये पुराने नीले वाले कोचों से कम झटके देते हैं। तो राजू जी का अगला सवाल शायद इसी से जुड़ा है। प्रश्न 2, LHP कोच का राइडिंग इंडेक्स क्या है? विकल्प है ए 2.0, बी 2.5, सी 2.75 और डी 3.0। ये राइडिंग इंडेक्स होता क्या है असल में? राइडिंग इंडेक्स को आप आराम का पैमाना समझ सकती हैं। आराम का पैमाना? हाँ, ये वैज्ञानिक तरीके से मापता है कि यात्रा के दौरान कोच में कितने झटके या कंपन महसूस होते हैं। जितना कम नंबर उतनी आरामदायक और स्थिर सवारी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी 2.75। 2.75, ओके। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप पुराने ICF कोच में चाय का कप रखते तो वो छलक जाती। हाँ, बिल्कुल सही। LHB कोच का ये 2.75 का इंडेक्स सुनिश्चित करता है कि आपकी चाय कम से कम झटकों की वजह से तो नहीं छलकेगी। ये इसकी बेहतरीन सस्पेंशन टेक्नोलॉजी का नतीजा है। अब कुछ नंबरों पर आते हैं जो इसके आकार को बताते हैं। प्रश्न 3, LHB कोच बॉडी की लंबाई कितनी होती है? विकल्प हैं ए 23,540 mm, बी 23,545 mm, सी 23,540 mm या डी 23,565 mm। लंबाई है सी 23,540 mm और चौड़ाई। प्रश्न 4, LHB कोच बॉडी की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है बी 3,240 mm। 3,240 mm। अब ये जो लंबाई चौड़ाई के नंबर है ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। इन डिजाइनों को बहुत सटीकता से तय किया जाता है। कोच को इतना लंबा और चौड़ा बनाया गया है कि यात्रियों को ज्यादा जगह मिले, लेकिन इतना भी नहीं कि वो प्लेटफॉर्म सुरंगों या दूसरे ट्रकों से कहीं टकरा जाए। मतलब हर मिलीमीटर मायने रखता है। सही बात है। तो ज्यादा जगह और बेहतर आराम। लेकिन LHP कोचों की सबसे बड़ी पहचान तो उनकी रफ्तार है और इसी पर है प्रश्न 5। LHP कोच की अधिकतम गति क्षमता क्या है? विकल्प हैं ए 160 से 180, बी 180 से 200, सी 160 से 200 या डी 200 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी जो डिजाइन क्षमता है वो है सी 160 से 200 किलोमीटर घंटा तक। टर्न शिफ्टेड। 160 से 200 जी। भारत में हम इन्हें अभी 160 किलोमीटर घंटा की ऑपरेशनल स्पीड तक चलाते हैं, लेकिन ये कोच 200 की रफ्तार के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसीलिए ये राजधानी और शताब्दी में इस्तेमाल होते हैं। अब ट्रेन में सामान्य कोचों के अलावा पावर कार भी होती हैं, जिनसे बिजली सप्लाई होती है। तो क्या उनका आकार अलग होता है? प्रश्न 6, LHP पावर कार बॉडी की लंबाई कितनी होती है? हाँ, वो सामान्य कोच से थोड़ी लंबी होती है। अच्छा। इसका सही उत्तर है डी 24,430 mm। ये अतिरिक्त जगह इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा डीजल जनरेटर सेट होता है जो पूरी ट्रेन को रोशन करने और AC चलाने के लिए बिजली बनाता है। तो ये एक चलता फिरता पावर हाउस है। बिल्कुल सही, ये ट्रेन का अपना पावर हाउस है। तो ये तो हो गई कोच की बनावट और पहचान, लेकिन इतनी हाई स्पीड मशीन को सुरक्षित रखने के लिए इसका रखरखाव भी बहुत जरूरी होगा। राजू जी के नोट्स में अगला बड़ा हिस्सा इसी पर है और इसमें D1, D2, D3 से लेकर SSII, II तक कई शेड्यूल हैं। ये तो एक लंबी लिस्ट है।
क्या आप हमें इस पूरे सिस्टम के पीछे की सोच समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, ये कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि एक कोच के स्वास्थ्य की निगरानी का कह सकते हैं एक पूरा दर्शन है। दर्शन? हाँ, इसे एक हाई परफॉर्मेंस एथलीट के फिटनेस रूटीन की तरह देखिए। हर शेड्यूल का एक खास मकसद है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटे चेकअप से। प्रश्न 7, एलएचबी कोच की D1 मेंटेनेंस कितने समय बाद की जाती है? विकल्प हैं ए 7 दिन, बी 15 दिन, सी हर ट्रिप या डी 30 दिन। इसका जवाब है सी, हर ट्रिप। हर ट्रिप? जी, ये उस एथलीट का डेली स्ट्रेच है, हर यात्रा पूरी करने के बाद और अगली यात्रा पर जाने से ठीक पहले कोच के पहिए, ब्रेक, कपलिंग जैसी सबसे जरूरी चीजों की जांच होती है, ये पक्का करने के लिए कि कोच हर बार ट्रैक पर जाने के लिए 100% फिट है। यानी हर सफर से पहले एक बेसिक हेल्थ चेकअप। हाँ। तो फिर D2 और D3 क्या है? नोट्स में प्रश्न 8 है D2 मेंटेनेंस के लिए, जिसके विकल्प हैं 30 दिन के आसपास, और प्रश्न 9 है D3 मेंटेनेंस के लिए, जिसके विकल्प 180 दिन के आसपास हैं। तो जो D2 शेड्यूल है, जिसका सही जवाब बी 30+3 दिन है, वो मासिक जांच की तरह है। ओके, मंथली चेकअप। हाँ, इसमें D1 से ज्यादा गहराई से चीजों को देखा जाता है, और D3 शेड्यूल, जिसका सही जवाब डी 180+15 दिन है, वो हाफ ईयरली यानी 6 महीने का चेकअप है। इसमें कोच के अंदर के सिस्टम की और भी विस्तृत जांच होती है। ये सब सुरक्षा की परतें हैं, एक के ऊपर एक। समझ गया, डेली, मंथली और हाफ ईयरली। इसके बाद आते हैं बड़े चेकअप, जिन्हें शॉप शेड्यूल या SS कहा जाता है। नोट्स में SSI, SS2 और SS3 तीनों के बारे में पूछा गया है। प्रश्न 10 है SSI के लिए, जिसका सही जवाब है B 1.5 वर्ष। प्रश्न 11 है SS2, जवाब है D 3 वर्ष, और प्रश्न 12 है SS3, जिसका जवाब है D 6 वर्ष। ये क्या होते हैं? ये असल में कोच की, आप कह सकती हैं, छोटी और बड़ी सर्जरी है। सर्जरी? हाँ, SSI जो 1.5 साल पर होता है, वो एक तरह की माइनर सर्जरी है, जहां कोच को वर्कशॉप ले जाकर अच्छी तरह से जांचा जाता है। SS2 जो 3 साल पर होती है, वो एक बड़ी सर्जरी है, और SS3 जो 6 साल में एक बार होती है, वो एक तरह से कोच का मेजर ओवरहॉल है, जहां उसे बहुत गहराई से परखा और ठीक किया जाता है। ये तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है। जी, ये सब कोच की लंबी उम्र और यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ये तो समय के आधार पर हुआ, लेकिन कुछ ट्रेनें तो बहुत ज्यादा चलती हैं। क्या उनके लिए किलोमीटर का भी कोई पैमाना है? राजू जी के नोट्स में आगे के सवाल इसी पर हैं। प्रश्न 13 है, किलोमीटर के आधार पर SSI मेंटेनेंस कब होती है? इसका सही जवाब है B 6 लाख किलोमीटर। बिल्कुल सही। और प्रश्न 14 में SSI के लिए पूछा है, जिसका जवाब है C 12 लाख किलोमीटर। और प्रश्न 15 है POH के बारे में, जिसका जवाब है D 24 लाख किलोमीटर। जी, रेलवे दोनों पैमानों का इस्तेमाल करता है, समय या किलोमीटर, जो भी पहले पूरा हो जाए। अच्छा, जो भी पहले हो? हाँ, ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। 6 लाख किलोमीटर पर SSI, 12 लाख पर SSI और 24 लाख किलोमीटर पर POH यानी पीरियोडिक ओवरऑलिंग। ये POH तो समझिए कोच का पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म? हाँ, इसमें कोच को लगभग पूरी तरह से खोल दिया जाता है, हर पुर्जे की जांच होती है, खराब हिस्सों को बदला जाता है और फिर उसे दोबारा जोड़ा जाता है। 24 लाख किलोमीटर के बाद एक कोच लगभग नए जैसा होकर वर्कशॉप से बाहर आता है। अविश्वसनीय, 24 लाख किलोमीटर। मेरी कार तो शायद तब तक कबाड़ बन चुकी होगी। यह सच में इंजीनियरिंग और रखरखाव के स्तर को दिखाता है। चलिए अब कोच के अंदर चलते हैं और इसके सुरक्षा और बिजली सिस्टम को समझते हैं। पहला सवाल आग की सुरक्षा से जुड़ा है। प्रश्न 16, AC LHB कोच में कौन सा अग्निशामक इस्तेमाल होता है? इसका सही उत्तर है बी DCP प्रकार, DCP टाइप। DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर। इसे इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह हर तरह की आग पर काम करता है, लकड़ी, कपड़ा और सबसे जरूरी बिजली से लगने वाली आग। AC कोच में बिजली के उपकरण बहुत होते हैं, इसलिए यह सबसे सुरक्षित विकल्प है। और इसकी देखभाल भी जरूरी होगी। प्रश्न 17 है, अग्निशामक को कब रिफिल किया जाना चाहिए? इसे C 1 वर्ष बाद या अगर इस्तेमाल हो गया है तो उसके तुरंत बाद रिफिल करना अनिवार्य है। ओके, ताकि ये हमेशा तैयार रहें। जी। अब आते हैं बिजली पर, जो इन कोचों का कह सकते हैं दिल है। नोट्स में कुछ शब्द हैं EOG और HOG। प्रश्न 18 है,
ईओजी का फुल फॉर्म क्या है? और प्रश्न 19 है, एचओजी का फुल फॉर्म क्या है? ईओजी का मतलब है एंड ऑन जनरेशन। ये पारंपरिक सिस्टम है जिसमें ट्रेन के दोनों सिरों पर लगी पावर कार में डीजल जनरेटर चलते हैं और पूरी ट्रेन को बिजली देते हैं। ठीक है, ये तो मैंने देखा है। और एचओजी? एचओजी जिसका मतलब है हेड ऑन जनरेशन। ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। क्रांतिकारी कैसे? इसमें बिजली सीधे इलेक्ट्रिक इंजन के जरिए ऊपर की जो बिजली की लाइन होती है OHE उससे ली जाती है। इससे पावर कार के डीजल जनरेटर बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब एचओजी से प्रदूषण और शोर दोनों ही कम होते होंगे। बिल्कुल। अगर ये इतना बेहतर है तो अभी सारी ट्रेनें एचओजी पर क्यों नहीं चलती? आपका सवाल बहुत अच्छा है। एचओजे वाकई पर्यावरण के लिए बहुत बेहतर है और रेलवे का बहुत सारा डीजल भी बचाता है, लेकिन इसे लागू करने के लिए पूरे सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ता है। इंजन में जरूरी उपकरण लगाने पड़ते हैं, कोच के सिस्टम को उसके लायक बनाना होता है। तो ये एक बड़ा काम है। जी, ये बड़ा काम है जो धीरे धीरे किया जा रहा है, पर भविष्य यही है। ये तो बहुत बड़ा सुधार है। एक और शब्द जो इन सवालों में है वो है होटल लोड। प्रश्न 20, होटल लोड क्या होता है? विकल्प है लाइट, पंखा, एसी, पेंट्री या सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। होटल लोड ये एक तकनीकी शब्द है। इसका मतलब है ट्रेन में यात्रियों की सुविधाओं पर खर्च होने वाली सारी बिजली। अच्छा। जैसे एक होटल में मेहमानों के लिए लाइट, एसी, गीजर होता है, वैसे ट्रेन में यात्रियों के लिए लाइट, पंखे, एसी, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, ये सब होटल लोड कहलाता है। वाह, तो अब जानते हैं कि इस होटल को चलाने के लिए बिजली आती कितनी है। प्रश्न 21, LHB कोच को कितने वोल्ट की सप्लाई दी जाती है? मुख्य सप्लाई जो है वो 750 वोल्ट 3 फेज होती है। 750 वोल्ट, ये तो बहुत ज्यादा है। हमारे घरों में तो सिर्फ 230 वोल्ट आते हैं। हाँ, ये बहुत हाई वोल्टेज है। इतनी हाई वोल्टेज इसलिए इस्तेमाल होती है ताकि इतनी लंबी ट्रेन में बिजली भेजते समय पावर लॉस कम से कम हो। लेकिन इतनी हाई वोल्टेज तो खतरनाक हो सकती है, और अगर सप्लाई फेल हो गई तो? प्रश्न 22 इसी से जुड़ा है। LHB कोच को कितने फीडर से पावर सप्लाई दी जाती है? यहीं पर इंजीनियरिंग का कमाल है। सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए B 2 फीडर का इस्तेमाल होता है। 2 फीडर मतलब पूरी ट्रेन में बिजली की 2 अलग अलग लाइनें चलती हैं। ये एक बिल्ट इन बैकअप सिस्टम है। अच्छा, एक बैकअप की तरह। जी। अगर एक लाइन में कोई खराबी आ भी जाए तो दूसरी लाइन तुरंत सारा लोड संभाल लेती है और यात्रियों को पता भी नहीं चलता। ये तो एक तरह से बिजली की स्टेपनी है। बहुत खूब। अब कुछ और गहरे तकनीकी सवाल है। प्रश्न 23, LHB AC कोच में मेन फीडर कॉन्टैक्टर का कॉइल वोल्टेज क्या है? ये क्या चीज है? ये बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है। देखिए, कॉन्टैक्टर एक तरह का ऑटोमेटिक स्विच होता है जो हाई वोल्टेज को कंट्रोल करता है। इस स्विच को चालू या बंद करने के लिए एक छोटी बिजली की जरूरत होती है जिसे कॉइल वोल्टेज कहते हैं। इसका सही जवाब है A 110 VDC। 110 वोल्ट DC। जी, 2 कोचों के बीच इस हाई वोल्टेज बिजली को जोड़ने के लिए जरूर कोई बहुत मजबूत चीज चाहिए होगी। बिल्कुल। यहीं पर प्रश्न 24 आता है जो ZS कपलिंग की रेटिंग पूछता है। इसका जवाब है C 400 या 500 एम्पियर। 400 या 500 एम्पियर। हाँ, ये एक बहुत मोटा और मजबूत कनेक्टर है जो इतनी ज्यादा बिजली को सुरक्षित रूप से एक कोच से दूसरे कोच तक। प्रश्न 25, कोच में लगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की क्षमता क्या होती है? इसकी क्षमता है C 60 kVA। 60 kVA। जी, ये ट्रांसफार्मर कोच का सबसे जरूरी उपकरण है। इसका काम है मेन लाइन से आ रही 750 वोल्ट की हाई वोल्टेज को लेना और उसे 415 वोल्ट या 110 वोल्ट जैसे उपयोगी वोल्टेज में बदलना, ताकि हमारे मोबाइल चार्जर, लाइट, पंखे सब सुरक्षित रूप से चल सकें। प्रश्न संख्या 26 से तो सवाल है, WRA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं A वायर रिले अप्लायंस, B वाटर रेजिंग apparatus, C वर्कर रिलीफ अरेंजमेंट या D इनमें से कोई नहीं। वाटर रेजिंग apparatus मतलब नाम में ही इसका काम छिपा है, पानी को ऊपर उठाने वाला सिस्टम। एकदम सही। सही जवाब है B वाटर रेजिंग apparatus। ये वही सिस्टम है जो कोच के नीचे लगे टैंकों से पानी लेकर बाथरूम और वॉश बेसिन तक पहुंचाता है। अच्छा, तो फिर कोच के नीचे टैंक होते कितने हैं? क्योंकि अगला सवाल प्रश्न 27 यह पूछ रहा है, एसी कोच के अंडर फ्रेम में कितने वाटर टैंक लगे होते हैं? 4, 3, 2
या कोई नहीं? ज्यादातर लोग शायद एक ही सोचेंगे, लेकिन असल में सही जवाब है बी, 3। 3 टैंक। और इनकी कुल क्षमता कितनी होती होगी? हाँ, ये और भी दिलचस्प है। प्रश्न 28 इसी पर है। अंडर फ्रेम वाटर टैंक की क्षमता क्या है? ऑप्शन है 500 लीटर, 550, 600 या फिर 685 लीटर। 685 लीटर। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब लगभग 700 लीटर पानी। जी हाँ, सही जवाब डी, 685 लीटर। और ये बहुत जरूरी भी है। एक लंबी यात्रा पर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा सिस्टम लगता कहाँ पर है? मतलब प्रश्न 29 के हिसाब से बोगी में या अंडर फ्रेम में? ये बी, अंडर फ्रेम में ही लगता है, कोच के फर्श के ठीक नीचे। चलिए अब आते हैं इस सिस्टम के दिल पर, यानी इसके मोटर पर। प्रश्न 30 पूछता है कि मोनोब्लॉक सेंट्रीफ्यूजल WRA में कौन सी मोटर होती है, DC या AC? इसमें इस्तेमाल होती है बी, AC मोटर। और इसका वोल्टेज, क्योंकि अगला सवाल प्रश्न 31 इसी पर है, 110 वोल्ट, 230 वोल्ट या 415 वोल्ट AC? यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसका वोल्टेज है C, 415 वोल्ट AC। 415 वोल्ट, ये तो हमारे घरों में आने वाली सप्लाई से लगभग दोगुना है। ये तो एक इंडस्ट्रियल ग्रेड पावर हुई। बिल्कुल, ये हैवी ड्यूटी काम के लिए। लेकिन अब एक मजेदार बात, प्रश्न 32 मोटर की क्षमता पूछ रहा है, 1 HP, 0.5 HP या 2 HP? एक मिनट, 415 वोल्ट की सप्लाई और मोटर सिर्फ 0.5 हॉर्स पावर की, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा था कोई बहुत पावरफुल मोटर होगी। यही तो इंजीनियरिंग की खूबी है। सही उत्तर है बी, 0.5 HP। यहाँ ताकत से ज्यादा एफिशिएंसी पर जोर है। मोटर को बस कुछ मीटर पानी ऊपर उठाना है, इसलिए कम ऊर्जा में वो काम करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अच्छा, तो ये स्मॉल बट माइटी वाला मामला है। और ये किस तरह की मोटर होती है? प्रश्न 33 के विकल्प हैं सिंगल फेज, 2 फेज या 3 फेज इंडक्शन मोटर। 415 वोल्ट की सप्लाई से ही अंदाजा लग जाता है, ये एक सी 3 फेज इंडक्शन मोटर है। ये ज्यादा स्मूथ और भरोसेमंद होती है। और प्रश्न 34 में एक और तकनीकी डिटेल है कि ये स्क्विरल केज टाइप की है या स्लिप रिंग? ये ए, स्क्विरल केज है। मतलब इसकी बनावट बहुत मजबूत है और इसमें मेंटेनेंस कम लगता है, जो चलती हुई ट्रेन के लिए एकदम सही है। ठीक है, तो मोटर समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके दिमाग की। प्रश्न 35 है, पंप कंट्रोलर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैसा नाम से ही साफ है, इसका मुख्य काम है बी, WRA पंप को कंट्रोल करना। मतलब कब चलना है, कब रुकना है, ये सब यही तय करता है। अब कुछ और स्पेसिफिक नंबर्स पर आते हैं, जैसे प्रश्न 36, पंप मोटर वाइंडिंग की इंसुलेशन क्लास क्या है, F क्लास, H क्लास? इसकी इंसुलेशन क्लास है बी, F क्लास। इसका मतलब है कि मोटर के अंदर की वाइंडिंग 155 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेल सकती है। वाह। और इसका फुल लोड करंट? प्रश्न 37, वो है C, 2.5 एम्पियर। और स्पीड? प्रश्न 38 में रेटेड स्पीड पूछी गई है। इसकी रेटेड स्पीड है बी, 2800 RPM। काफी तेज। अगला सवाल है कुल हेड के बारे में। प्रश्न 39, ये हेड क्या होता है? हेड का सीधा मतलब है कि पंप पानी को कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, और इसका जवाब है सी, 8 मीटर। 8 मीटर मतलब करीब 25 फीट। ये तो काफी है। हाँ, कोच के अंदर पानी पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है। प्रश्न 40 डिस्चार्ज क्षमता की बात करता है, जो है बी, 0.7 LPS। और प्रश्न 41 सक्शन फ्लैंज साइज की, जो है ए, 1 इंच BSB। ये काफी तकनीकी डिटेल्स हैं। जी, ये सब मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी नंबर है। लेकिन अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर। प्रश्न 42, हाँ, सुरक्षा वाला सवाल। WRA मोनोब्लॉक पंप में कौन सी सुरक्षा होती है? सिंगल फेजिंग, ओवर वोल्टेज, ड्राई रन या ये सभी? तीसरा जवाब है डी, ये सभी। और ये तीनों असल में सिस्टम के बॉडीगार्ड्स हैं। बॉडीगार्ड्स? ये इंटरेस्टिंग है, जरा समझाइए। देखिए, सिंगल फेजिंग प्रोटेक्शन तब काम आता है जब 3 में से एक पावर लाइन कट जाए तो मोटर जलने से बच जाती है। अच्छा। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन अचानक वोल्टेज बढ़ने पर मोटर को बचाता है। और सबसे जरूरी ड्राई रन प्रोटेक्शन, मतलब जब टैंक में पानी खत्म हो जाए? बिल्कुल। अगर टैंक खाली है तो ये पंप को चलने ही नहीं देगा, वरना मोटर बिना पानी के घूम घूम कर जल सकती है। समझ गई। ये तो बहुत ही जबरदस्त सेफ्टी सिस्टम है। अब एक और सवाल। प्रश्न 43, AC कोच में कितने पंप सेट लगे होते हैं, 1 या 2? यहाँ रेलवे कोई रिस्क नहीं लेता। एक कोच में B, 2 पंप सेट होते हैं। तो
मतलब एक बैकअप के लिए। हाँ, इसे रिडंडेंसी कहते हैं। अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा तुरंत काम शुरू कर देता है। तो इसीलिए 2 पंप होते हैं। और इसी से जुड़ा है आखिरी सवाल इस सेक्शन का, प्रश्न 44। हर पंप कितने घंटे बाद बदलता है? इसका सही जवाब है बी, 4 घंटे। कंट्रोलर हर 4 घंटे में एक पंप को बंद करके दूसरे को चालू कर देता है। अच्छा, ताकि दोनों पर बराबर लोड पड़े। बहुत स्मार्ट। जी, इससे दोनों की लाइफ बनी रहती है। तो ये तो हुई WRA यानी पानी की पूरी कहानी। पर आरामदायक सफर के लिए दूसरी बड़ी चुनौती कोच की छत पर लगी है, RMPU। हाँ, RMPU यानी रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो चलिए अब इस पर आते हैं। तो RMPU से जुड़ा पहला सवाल है, प्रश्न 46। एक कोच में कितने RMPU लगे होते हैं? 1, 2, 3 या 4? जैसे 2 वाटर पंप थे वैसे ही एक कोच में भी 2 RMPU होते हैं, एक आगे के हिस्से के लिए और एक पीछे के हिस्से के लिए। ठीक है, अब इसके कंट्रोल सिस्टम पर आते हैं। प्रश्न 45 पूछ रहा है, RMPU कंट्रोल पैनल के कॉन्टैक्टर कॉइल का वोल्टेज कितना होता है? और ये एक ट्रिकी सवाल है। ऑप्शंस हैं 110 VDC, 110 VAC, 230 VAC और 415 VAC। DC, AC नहीं। जी हाँ, सही जवाब है A, 110 VDC। कंट्रोल सिग्नल्स के लिए DC सप्लाई ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद मानी जाती है। ये एक बड़ा अंतर है। अब बात करते हैं इस AC की स्मार्टनेस की। प्रश्न 47 पूछता है कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? और विकल्प हैं माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, NTC टेम्परेचर सेंसर या ये सभी। आजकल के AC तो सिर्फ ठंडा नहीं करते। मुझे लगता है इसका जवाब डी, ये सभी होगा। बिल्कुल सही, इसका अपना दिमाग है, ये नमी को भी कंट्रोल करता है और बहुत सटीक सेंसर से तापमान मापता है। अब आते हैं इसकी असली ताकत पर। जी। प्रश्न 48, प्रति RMPU यूनिट की कूलिंग क्षमता कितनी है? और यहाँ TR का मतलब है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो हर एक यूनिट की कूलिंग क्षमता है C 7.0 TR। 7 टन? एक मिनट, मेरे घर का AC तो बस 1.25 टन का है। मतलब एक यूनिट ही 4-5 घरेलू AC के बराबर है और कोच में 2 हैं, मतलब 14 टन। हाँ, इतनी क्षमता जरूरी है। सोचिए, एक मेटल का डिब्बा जो धूप में तप रहा है, अंदर 70 से ज्यादा लोग हैं, दरवाजे खुलबंद हो रहे हैं, इन सब से निपटने के लिए इतनी पावर चाहिए। ये तो हुई गर्मी की बात। सर्दियों का क्या? प्रश्न 49 है ही हीटिंग क्षमता पर। तो हर यूनिट की हीटिंग क्षमता है B, 6.0 किलोवाट, यानी दोनों मिलकर 12 किलोवाट की गर्मी पैदा कर सकती हैं, जो कड़ाके की ठंड के लिए भी काफी है। और अब इस पूरी चर्चा का आखिरी सवाल, प्रश्न 50, प्रति यूनिट कंप्रेसर मोटर की क्षमता कितनी है? कंप्रेसर ही AC का सबसे अहम हिस्सा है और इसकी मोटर की क्षमता है B, 4.9 किलोवाट।